ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है म्यांमार की। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये रिबल्स और म्यांमार के फौज के बीच में हो रहे हैं। वहां की मिलिट्री जनता के खिलाफ लोग सड़कों पर ऐसे आर्म्ड हो चुके हैं। म्यांमार के अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग मिलिटेंट्स ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं वहां की मिलिट्री सरकार के खिलाफ। और इसीलिए वहां की सरकार ने अब अपने लोगों को बोल दिया है, अपने एक्स मिलिट्री के लोगों को बोल दिया है जो रिटायर हो चुके हैं, और सिविल सर्वेंट्स को बोल दिया है कि वो इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक जंग की स्थिति बन चुकी है म्यांमार में। असल में म्यांमार यानी बर्मा ऑलरेडी एक ऐसी स्थिति में है जहां चहुं ओर वो जंग से घिर चुका है। आज से 3 महीने पहले जब इमरजेंसी को एक्सटेंड किया था म्यांमार की सरकार ने, वहां पे अभी मिलिट्री का शासन है, उसे कहते हैं मिलिट्री जनता या जुंता कहते हैं, और उन्होंने इलेक्शन कराने में देरी की थी। उसके बाद से लगातार म्यांमार में जंग की स्थिति बनी हुई है। एक बार आप म्यांमार का मैप देखिए। म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहते थे, ये असल में इंडिया और चाइना के बीच में एक देश है जिसकी सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। तो यहाँ जो चिन प्रोविंस आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्री इंडिया से मिलती है, और अगर आप देखो तो सगैंग की भी और काचिन की भी, इन सब की बाउंड्रीज इंडिया से यहाँ मिल रही है। जबकि शान प्रोविंस और काचिन प्रोविंस की बाउंड्री चाइना से भी मिलती है। और ये पूरी कहानी है कि इन सभी स्टेट्स में, स्पेसिफिकली चिन और शान, इन 2 राज्यों में भयंकर विद्रोह हो चुके हैं। इससे पहले राखाइन का जो स्टेट है यहाँ ऑलरेडी एक और विद्रोह हो गया है, और विद्रोह का लेवल ये पहुंच चुका है कि वहाँ की सरकार ने कहा है कि भाई मिलिट्री के लोग तैयार हो जाओ, अब हमें जंग लड़नी ही पड़ेगी। असल में म्यांमार में सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री के लोग, सबको बोला गया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें और कभी भी आपको बुलाया जा सकता है सर्विसेज के लिए। और इमरजेंसी डिक्लेयर है पूरे देश में, और पूरे देश में जैसे हमने वीडियो में देखा युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग ग्रुप वहाँ पे खड़े हो गए हैं जो म्यांमार की सरकार के खिलाफ, वहाँ की आर्मी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और असल कहानी में ना क्या है, तो यहाँ पर चल रहा है एक ऑपरेशन 1027। अब ये ऑपरेशन 1027 क्या है, तो ये ऑपरेशन है जो लॉन्च किया है 3 मिलिटेंट ग्रुप्स ने। इन्होंने बनाया है एक ब्रदरहुड अलायंस, यानी यहाँ इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि इन्होंने अपना खुद का एक अलायंस बना लिया। अगर आप म्यांमार की लोकेशन को देखो ना, तो म्यांमार एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। शान की एथनिसिटी अलग है, चिन की एथनिसिटी अलग है, रखाइन की एथनिसिटी अलग है। देखिए रखाइन प्रोविंस जो है यहाँ पर ही आपको रोहिंग्याज रहते हैं, और उसी तरह शान, चिन में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और इन अलग अलग इलाकों के अपने अपने डिमांड्स हैं। ये वहाँ की आर्मी से भी नाखुश है। कुछ वहाँ की आर्मी ने मिलिटेंट्स अपने खुद के खड़े कर दिए, उनके खुद की मिलिशिया है, जो कुछ प्रो मिलिट्री मिलिशियाज हैं जो मिलिट्री ने खुद से खड़ी की है, और बाकी एंटी मिलिट्री मिलिशियाज ढेर सारी हैं। तो हुआ ये, यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में विद्रोह होता था। फिर इन सभी ने मिलकर एक बना रही है अलायंस, जिसे कहते हैं 3 ब्रदरहुड अलायंस, 3 भाइयों की अलायंस। और 3 भाई कौन कौन से हैं, इनमें 3 बड़े ग्रुप हैं। MNDA यानी म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकन आर्मी और टांग नेशनल लिबरेशन फोर्स या लिबरेशन आर्मी। तो अराकन आर्मी जो है वो रखाइन प्रोविंस में है। याद रखिए यही वो इलाका है जहां आर्मी ने हिंसा की थी, और वहां से रखाइन प्रोविंस से जो रोहिंग्यास थे उन्हें वो इलाका छोड़ के जाना पड़ा था, और रिफ्यूजी क्राइसिस एक बहुत बड़ी हो गई थी। इसके अलावा टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी अलग अलग राज्यों में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कहानी ये कि ये अलायंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इनमें इन्होंने 135 मिलिट्री पोजीशन पर कब्जा भी करने की स्थिति बना ली है, और चाइना के साथ जो ट्रेड रूट है उस पर भी कब्जा कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ हमले हुए हैं ये हो रहे हैं 2 राज्यों में, एक शान और एक चिन। चिन की बाउंड्री इंडिया से लगती है, शान की बाउंड्री चाइना से लगती है। जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं उनमें जो MNDA है ये सबसे स्ट्रांग है ब्रदरहुड अलायंस का, और इसने पहले एक बार सीज फायर भी किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इसने चाइना के साथ वाला जो इलाका यानी जो शान प्रोविंस है यहाँ पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो अराकन आर्मी है, इसने भी पिछले साल सीज फायर किया था, यानी अब युद्ध नहीं करेंगे, वो तोड़ के दोबारा मैदान में उतर चुका है। और अराकन आर्मी कहाँ काम करती है, कहाँ एक्टिव है, तो वो रखाइन में। ये शान में आपकी पहली वाली कौन सी, MNDA, और जो अराकन आर्मी है वो वहाँ पर रखाइन में है। और तीसरी है चिन में एक्टिव है टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये यहाँ भी एक्टिव है और बाकी इलाकों में भी एक्टिव है। तो कई सारे अलग अलग मिलिशियाज और भी जुड़ गए हैं जब 3 ब्रदरहुड अलायंस उनकी आर्मी के खिलाफ स्ट्रांगली खड़ा हुआ। और इनके बाद वहाँ पर युद्ध की स्थिति ऐसी हो चुकी है जहाँ 5000 रिफ्यूजी भागकर मिजोरम आ गए चिन प्रोविंस से, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जाना था। सारे इंडिया की तरफ आए, मिजोरम में ये मोस्टली एंटर कर गए। अब अगर आप एक मैप में देखो तो यहाँ चिन प्रोविंस में विद्रोह, सगैंग में विद्रोह, शान प्रोविंस में विद्रोह, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लगातार हो रहे हैं। और म्यांमार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा संसाधन है, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि अगर म्यांमार में विद्रोह ऐसे ही बढ़ता रहा तो कल को मिलिशियाज जो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है उनको भी हथियार मिलेंगे, वो भी हमले शुरू कर देंगे। बड़ी मुश्किल से उस इलाके को शांत करवाया गया है।
अब म्यांमार की जो पॉलिटिक्स है वहाँ ये समझिए, जैसे मैंने बोला था, कुछ मिलिशिया यानी कुछ ऐसे ग्रुप जो आर्मी ने खुद खड़े कर दिए हैं इनसे लड़ने के लिए, उनमें भी इंडिया के राज्य घुस चुके हैं। वो क्या कहानी ज़रा ये भी समझते हैं कि इनके बीच में जो जंग हो रही है, पूरी जंग किस चीज़ की है? अलग अलग राज्य के अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं हमें अपना कंट्रोल चाहिए, इस आर्मी को हटाओ। उनमें से कुछ ऐसी जो ग्रुप्स हैं वो ये भी कहते हैं कि पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको लेके आओ और आर्मी को हटाओ। तो पूरा म्यांमार एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहाँ देखें तो इतने सारे इंसिडेंट वहाँ पे आर्म्ड इंसिडेंट हो चुके हैं। नहीं, पूरा म्यांमार या पूरा बर्मा ही एक अभी युद्ध की स्थिति में आ चुका है। जो उनकी पहले की मंत्री थी, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, उन्होंने बताया किस लेवल पे वहाँ पर इवेंट घटते ही जा रहे हैं। और इतने सारे ग्रुप्स बन चुके हैं कि जैसे पीपल डिफेंस फोर्स, ये सगैंग रीजन में है, अराकन आर्मी रखाइन में है, KNDF ये अलग है, KNL PLF ये अलग है, CNF चिन प्रोविंस में। तो अलग अलग ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं मिलिशियाज की, जो लड़ रहे हैं उनसे। इनके बदले में वहाँ की आर्मी ने कुछ ग्रुप्स अपने लिए भी खड़े कर दिए जो उनकी आर्मी के लिए लड़े। उनमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिस ग्रुप को लीड पता है कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं इंडिया के जो मीटीज़ हैं। वो कुछ मीटी मिलिशियाज हैं म्यांमार में जो उनकी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, आर्मी की तरफ से इनको पैसा मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है, ये उनकी तरफ से लड़ते हैं। और भारत में मीटी और कुकी के बीच में बहुत विद्रोह हुआ था, म्यांमार जो मणिपुर जला था, ये आपको याद होगा। तो ये कहानी ऐसी है कि अगर मीटी मिलिशियाज म्यांमार में होंगे तो फिर कुकीज़ और मीटीज़ के बीच में झगड़ा और बढ़ सकता है, और जो म्यांमार की आग है वो भारत में भी पहुंच सकती है। तो हमारा पड़ोसी देश है। और ख़ास बात यह कि शान प्रोविंस जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारा ड्रग्स का व्यापार भी होता है। अफीम की खेती में म्यांमार का भी नंबर बहुत आगे आता है। अफीम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह की हरकतों की वजह से इस रीजन को बहुत ज़्यादा शक की नज़र से देखा जाता है। अब यहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई है, इतने हथियार यहाँ घुस गए हैं, इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स आ चुके हैं, उनमें से आपको दिख रहा है इंडियन ट्राइबल ग्रुप्स भी इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। मतलब म्यांमार में जो हिंसा हो रही है वो कल को मिजोरम और मणिपुर में भी घुस सकती है। तो थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो था, इसका असर इंडिया पे भी पड़ सकता है। जैसे अराकन आर्मी के संबंध देखे गए थे जमात उद दवा के साथ, यानी किसके साथ? जमात उद दवा कौन रन करता है? जमात उद दवा पाकिस्तान की ISI का सपोर्ट प्राप्त एक संस्थान है, संस्थान तो क्या कहूँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट रन करते हैं। उनके लोग भी अराकन आर्मी के जगहों पे देखे गए, इनके संबंध वहाँ भी जोड़े गए हैं। इसी तरह से अलग अलग जो मीती रिवॉल्ट है, कुकीज़ हैं, वो अलग अलग जगहों पर इनके साथ मिक्स हो रहे हैं। तो इससे ये हिंसा बैठ के इंडिया में भी आ सकती है, जो मिजोरम, मणिपुर, इन जगह फैलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगा सकती है। इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समय रहते कंट्रोल किया जाए। इसके बारे में और कुछ बात करें इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2025 आपका टारगेट है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप PW ओनली एस के एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जो केवल 10,999 रुपये का है, इसमें एनरोल करके सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, और ये आपको प्रिपेयर करेगा अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी कोर्सेज को लेकर कुछ इस तरह से कि आपको फिर कोई रिक्वायरमेंट ना रहे, और केवल 10,999 में उपलब्ध है। तो अगर आप 2025 को टारगेट करें तो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इसको ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दीजिए। इसके लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं दोबारा मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? म्यांमार में देखिए, अगर जो रेड वाली है ना ये इलाके, केवल यही वो इलाके हैं जो आर्मी के कंट्रोल में ढंग से है। बाकी सब जगह या तो आर्मी वाले मिलिशिया लड़ रहे हैं जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, या कोई और मिलिशिया लड़ रही है। तो पूरे देश में हिंसा की स्थिति फैली हुई है, और इस इंस्टेबिलिटी में आग इंडिया में फैल सकती है, क्योंकि इनका बॉर्डर इंडिया से लगता है। जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, इन्होंने यहाँ ऑलरेडी जो युद्ध कर रहे थे, उनमें जो रिबल्स हैं, विद्रोही हैं, उन्होंने बॉर्डर कैप्चर कर लिया है चाइना वाला कुछ इलाके। तो चाइना के बॉर्डर के साथ जो रूट था वो भी कब्जा कर लिया है। तो कल को इंडिया में विवाद और बढ़ सकता है। अभी तक इंडिया इससे बच के निकल रहा है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन जब इंडिया में एक पूरी जो इन्होंने बटालियन को सरेंडर करवाया म्यांमार में, जो मिलिशियाज थे उन्होंने वहाँ उनकी मिलिट्री को सरेंडर करवाया विद्रोहियों ने, उनमें से कुछ जो फौजी थे भाग के इंडिया भी आ गए थे, जिनको बाद में भारत में पकड़ा गया भाई म्यांमार के आर्मी के फौजी इंडिया में इलीगली घुस रहे हैं। तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि म्यांमार यानी बर्मा अब एक सिविल वॉर में फंस चुका है, जहां हर रीजन में एक अलग मिलिट्री ग्रुप खड़ा हो चुका है। और ये पूरी पॉलिटिक्स आती है आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। जो वहाँ की स्टेबिलिटी थोड़ी म्यांमार में आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी गई थी और उसकी सरकार ऑलमोस्ट एक्टिव थी। अब दोबारा मिलिट्री ने इसको हटा के जैसे ही कब्जा किया और अपना कंट्रोल बढ़ाया उस रीजन में, ये हिंसा बढ़ने की पूरी संभावना थी और ये बढ़ती ही जा रही है। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत को म्यांमार में कोई साइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी तक जो वहाँ की जनता है वो वहाँ पर क्या करती है? डिवाइड एंड रूल करती है, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। जैसे इतने सारे ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों ने तो अलायंस कर लिया, लेकिन यहाँ मैंने 4-5 नाम आपको और बताए, और इसके अलावा 10-15 ग्रुप्स हैं। तो इनको आपस में लड़ाना,
अलग अलग ग्रुप के सपोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ आ जाना, ये पॉलिसी वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो कर रही है। इंडिया अभी तक इसको नेग्लेक्ट कर रही है। इंडिया ने ना मिलिट्री का साथ दिया है, ना वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ दिया, ना ही किसी मिलिटेंट ग्रुप का सपोर्ट किया है। इंडिया एक न्यूट्रली अभी तक इस चीज़ को देख रहा है। लेकिन क्योंकि इंडिया म्यांमार के थ्रू आगे अपना व्यापार थाईलैंड बाकी राज्यों से करता है, जो रखाइन प्रोविंस है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सितवे पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, जिससे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम को जोड़ने की बात करता है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है जो यहाँ से गुजरता है। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर गाज गिर जाएगी अगर ये युद्ध और बढ़ता रहा, जहाँ इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, जहाँ से इंडिया का व्यापार बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत विकास हो सकता है और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर आर्मी का वहाँ सपोर्ट करना चाहिए? ये था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।